हम वास्तविक संख्याओं पर चर्चा कर रहे थे। वास्तविक संख्याओं में कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में बताया गया, जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि यदि कह रहा है यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, कह रहा है पहला प्रमेय आपका था 1.3, कह रहा था यदि p कोई अभाज्य संख्या हो और p a स्क्वायर को विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए p a को विभाजित करेगा। इस थ्योरम के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम सिद्ध करते हैं, किस तरीके से हम दर्शाते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको सॉल्व नहीं कुछ ज्यादा करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मेथड्स लिख कर ही आपको सेटिस्फाई करने हैं, कुछ स्टेप्स लिखने हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसी बेस पर, सेम उसी प्रोसेस पर हम अगर आगे चले तो हमको मिलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अनेक अपरिमेय संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। तो देखिएगा, अब जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें देखिएगा, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा, जब हम हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसके विपरीत मानते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत हम क्या मानते हैं, हम परिमेय मानते हैं। हम मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है तथा p और q, ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम p और q लेते हैं तो हम भाज्य संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? भाज्य संख्या। लेकिन इसको हम भाज्य संख्या न लेकर हम सीधे इसको आप कह सकते हैं सह अभाज्य संख्या के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि मैं इसमें आपको रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे √3 एक परिमेय संख्या है और p और q दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है तथा p और q दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सह अभाज्य के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि सह अभाज्य मतलब वह दो संख्याएं जिनके बीच एक के सिवाय कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो देखिएगा, हमने p और q दो सह अभाज्य संख्या लिया है। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, अब जब ये p और q सह अभाज्य है तो √3 बराबर p बटे q लिख सकते हैं। आप यहां लिख सकते हैं, जहां उसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सह अभाज्य कहा है तो जरूर नहीं है। ठीक है, q ≠ 0 लिखना चाह रहे थे, लेकिन अगर हम पूर्णांक की बात करते तब हम लिखते q ≠ 0, लेकिन हम सह अभाज्य लिख दिए। तो सह अभाज्य से स्पष्ट हो जाता है कि p और q के बीच एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो √3 बराबर p बटे q। ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा q√3 बराबर p। अतः अब देखिएगा, और क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान दीजिएगा, जब हम वर्ग करेंगे तो यहां q² हो जाएगा और √3 का जब वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी 3q² बराबर ये हो जाएगा p²। अब देखिएगा, चूंकि 3q² बराबर है p² के बराबर 3q² है, अतः 3 जो होगा वो p² को क्या होगा, विभाजित करेगा। आप लिख सकते हैं, अतः 3 p² को
विभाजित करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने थ्योरम 1.3 में ही आपको इसके बारे में बताया था कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। या आप लिख सकते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के प्रयोग से ठीक क्या हमको मिलेगा कि 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब इतना स्पष्ट हुआ। अब इसमें देखिएगा ये चीज हमको ये मिल गया कि अब p में एक गुणनखंड 3 है, p का 3 एक क्या है गुण है, ये चीज स्पष्ट हुआ। अब देखिएगा, अब चूंकि आप लिख सकते हैं p बराबर 3s रखने पर, अब देखिएगा जब हम p की जगह पर 3s रखेंगे तो ये हो जाएगा 3q² बराबर ये हो जाएगा 3s का होल स्क्वायर, या आप चाहें तो देखिएगा 3q² बराबर आप इसको 3 इंटू 3s² लिख सकते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा q² बराबर 3s²। समझ में नहीं है? अब चूंकि यही शब्द जो यहां पर हमने लिखा है वही लाइन हमको नीचे भी रिप्रेजेंट करना है। हमको लिखना है कि 3s² q² के बराबर है। 3s², ये ध्यान दीजिएगा, ये 3s² जो है ये q² की क्या है बराबर है। तो अब इसमें देखिएगा 3 है तो इसमें भी 3 होगा, यानी आप कह सकते हैं कि 3 से q² क्या होगा विभाजित होगा, और जब 3 से q² विभाजित होगा तो 3 से q भी विभाजित होगा। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता का गुण है। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता का गुण है। आप लिख सकते हैं अतः 3q² को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा, या 3q को भी विभाजित करेगा। अब देखिएगा, अब एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि अब चूंकि हमने क्या माना था, हमने माना था कि p और q दो सह अभाज्य संख्या हैं। हमने क्या माना था? p और q दो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि इनके बीच एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने ये दर्शाया है, हमने रिप्रेजेंट किया है कि 3 से p भी विभाजित है, 3 से q भी विभाजित है, अतः p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यह स्पष्ट होता है कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। समझ रहे? तो हमारा ये जो मानना है ये गलत साबित हुआ कि p और q सह अभाज्य संख्या है, और यह जो हमने माना था कि यह एक सह अभाज्य संख्या है, यह गलत क्यों हुआ? यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह गलत
ये गलती जो हुई है ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को हमें नीचे लिखना है। हम लिख सकते हैं चूंकि हमारे मानने के अनुसार P और Q सह अभाज्य है, परंतु हमको इसमें क्या मिल रहा है? 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है, परंतु हमारा मानना गलत हुआ, परंतु हमारा मानना गलत हुआ, गलत है, किंतु P और Q सहभाज्य है, परंतु हमारा मानना गलत हुआ। यह है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है। कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट हो गया होगा, कुछ खास नहीं है, आपको लैंग्वेज से ही स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा, इसमें कुछ खास दम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ सकते हैं। देखिएगा, ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर से कम ही नहीं आता है, 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। और अगर √2, √3, √5, √7 इस तरीके से संख्याएं दी हुई हैं और कह रहा आपको सिद्ध करना है कि आप ये दर्शाइए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो निश्चित मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो वो 3 नंबर से कम का नहीं होगा, वो ये मान लीजिए कि वो 4 नंबर का भी हो सकता है। इसी प्रकार से आगे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जैसे कि इसमें हमने दिखाया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे हम आपको और बताएंगे। हमने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब हम आगे आपको बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। आगे हम आपको बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी अपरिमेय संख्या होता है। और इन सभी अपरिमेय संख्याओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यह है सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्याओं को यह दर्शाना कि यह अपरिमेय है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सब जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय है। और ये संख्याएं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं ये आपके अधिक नंबर में आते हैं, यानी 3 नंबर या 4 नंबर में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर, अगर मान लीजिए एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हम देखते हैं
तो प्रमेय और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, लेकिन अगर उसको हम सॉल्व कर दे तो ये लंबी प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया नहीं जाती है, उसको सॉल्व करने में शॉर्ट में ही उसको सॉल्व हो जाता है। अतः अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो 2 नंबर से अधिक का नहीं होता है। किस प्रकार का प्रश्न? जैसे प्रमेय और अपरिमेय संख्या दोनों उसमें हो, प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित, जिसमें प्रमेय और अपरिमेय संख्या का योग हो सकता है, प्रमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें गुणन की और भाग की, तो गुणन और भाग में सेम प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इसी प्रकार से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और निश्चित मान लीजिए आपका इधर कोरोना वायरस की वजह से 1-2 महीने की जो पढ़ाई नुकसान हुई है, हम चाहेंगे कि आप इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मैटर इकट्ठा करके एक नोटबुक तैयार करें और उससे आप पढ़ाई करें, जिससे आपको आपके एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, धन्यवाद।